संगीता ने सब घर वालों से मिलने के बाद बड़ी बेचैनी से परी के बारे में पूछा। परी का नाम सुनते ही सब लोग खामोश हो गए, जबकि इससे पहले सभी संगीता के साथ हंसकर बातें कर रहे थे। संगीता उनको यूं खामोश देखकर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में उसने अपने सबसे बड़े भांजे से पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है, परी किधर है? तुम लोग यूं एकदम से खामोश क्यों हो गए? इतने में बड़े भांजे की पत्नी जल्दी से बोली, हमें कुछ नहीं मालूम। ये जवाब सुनते ही संगीता चौंक गई और सबके चेहरे को बारी बारी देखने लगी। वो सब अपनी नज़रें झुकाए वहीं पर बैठे थे। संगीता का एकदम के लिए दिल धड़कना जैसे बंद हो गया। संगीता ने फिर अपने अंदाज में गुस्सा दिखाते हुए उनसे दोबारा से पूछी, मैं कहती हूँ परी कहाँ है? संगीता का दूसरा भांजा बोलने लगा, खाला आपको इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आई है, थोड़ा सांस ले लो, खाना पीना खा लो, फिर बातें करते हैं। संगीता ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, मैं इतनी दूर से सिर्फ परी के लिए आई हूँ और उसको देखे बिना मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। दरअसल संगीता की बहन का 1 साल पहले ही देहांत हो गया था और संगीता की बहन के 8 बेटे और एक ही इकलौती बेटी थी। उनकी इकलौती बेटी का नाम परी था। इत्तेफाक से सभी बेटे बड़े थे और शादीशुदा भी, जबकि परी की भी शादी नहीं हुई थी। संगीता की बहन की अचानक से मौत होने की वजह से उसको मौका ही नहीं मिला कि अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से करती। लेकिन जाते वक्त वो अपनी बहन को ये नसीहत करके गई थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, बेटे और बहू को कोई भरोसा नहीं, और तुम तो मेरे बेटे और बहू के बारे में जानती हो, इसलिए मेरी बेटी का ख्याल रखना। इस 1 साल में संगीता सिर्फ फ़ोन पर परी की खैरियत मालूम करती रही, लेकिन वो सब उसके भाइयों और भाभियों से ही पता चलता था। जबकि परी शुरू में तो अपनी खाला से बात करती थी, फिर कुछ महीनों से परी से उनकी कोई बात नहीं हो पाई। संगीता अपनी बहन के शहर से बहुत दूर रहती थी, इसलिए वो इतनी जल्दी आ जा नहीं सकती थी। उसने तो यही सोचा था कि कुछ साल गुजारने के बाद परी की शादी कर देगी, और आज वो इसी इरादे से इस घर में आई थी। लेकिन परी की यूं गैर मौजूदगी उसको तड़पाने लगी। संगीता हैरानी से सबकी तरफ देख रही थी कि इतने में बाहर आंगन से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आई, यानी कोई हाथ से कपड़े ज़ोर ज़ोर से धो रहा था, जबकि सभी कमरे में मौजूद थे। आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और सबके ही रंग उड़ने लगे। इतने में संगीता कमरे से उठकर जल्दी से बाहर की तरफ चली गई, ये देखने के लिए कि मैं खुद ही परी को देख लेती हूँ। जब उसने सामने देखा तो कोई लड़की नल के पास बैठी कपड़े धो रही थी। संगीता जल्दी से उसके पास गई और उसको बुलाते हुए कहने लगी, क्या तुम परी हो? इतने में उस लड़की ने एकदम से अपना हाथ कपड़े धोते हुए रोक लिया, जैसे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर संगीता ने आगे बढ़कर जब उसका चेहरा देखा तो संगीता धाड़े मार मार कर रोने लगी, क्योंकि परी बहुत बुरी हालत में वहाँ पर बैठे कपड़े धो रही थी। परी का चेहरा जगह जगह से लाल था, जैसे उसे किसी ने खूब मारा हो, और उसकी आंखों के गिर्द हल्के काले पड़ चुके थे। बाल इस कदर बिखरे हुए थे जैसे कई दिनों से वो नहाई नहीं हो, और सर के बाल भी ना बने हो। कपड़े भी उसके बहुत पुराने लग रहे थे। संगीता का शोर सुनकर सभी कमरे से बाहर आ गए, लेकिन उनमें से किसी में से भी ये हिम्मत नहीं की थी कि वो कुछ बोल सके, क्योंकि किसी में ये जुर्रत नहीं की थी कि वो संगीता से आगे बढ़कर उससे छुपकर भाग सके, क्योंकि सब उन्हीं का तो किया धरा था। संगीता ने जल्दी से परी का हाथ पकड़ते हुए उसे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन परी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जबकि संगीता ने जब उसको आखिरी बार देखा था तब वो अच्छी भली सेहतमंद और साफ़ सुथरी खूबसूरत लड़की थी। संगीता परी को देखकर एक पल के लिए भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये परी है। संगीता ने परी को जल्दी से अपना सहारा दिया और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। वो बच्चों की तरह बिलखने लगी, जबकि परी किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उसमें तो किसी किस्म की ना तो जान दिखाई दे रही थी और ना ही कोई जज्बात। संगीता शुरू से ही थोड़ी तेज़ दिमाग की औरत थी। कहने लगी कि अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे कि तुम लोगों ने परी के साथ क्या किया है, तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। संगीता की बात सुनकर एक बार के लिए सब डर गए। फिर उनमें से एक तेज़ तर्रार बहू बोली, खाला हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। असल में ये अपनी माँ का दुख नहीं भूल पाई, इसलिए इस तरह से खामोश हो गई है। ये हमसे भी कोई बात नहीं करती। फिर एक और बहू बोली, हाँ बिल्कुल,
और वैसे भी आपको शायद मालूम नहीं, ये शुरू से ही थोड़ा कम दिमाग की है। इसी वजह से इसने अपनी माँ के मरने का गम ज़्यादा ही ले लिया है। अब बेचारी इस हालत में है, हमें तो खुद इस पर तरस आता है। हम दरअसल आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से हमने आपको फ़ोन पर कभी इसकी हालत के बारे में नहीं बताया। उसकी बात खत्म होते ही संगीता चिल्लाकर बोली, बकवास बंद करो। मैं इसकी खाला हूँ, मैंने इसे बचपन से देखा है। तुम कल की आई इसे पागल बना रही हो, ये बिल्कुल ठीक थी। फिर संगीता परी के बालों को संवारते हुए उसके गाल को चूमने लगी। संगीता अपनी भांजी से बहुत प्यार करती थी और जब से उसकी बहन का देहांत हुआ वो इससे और भी प्यार करने लगी, लेकिन वो अपनी मजबूरी की वजह से इस घर में नहीं रह पाई, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी थी और वो इस तरह से सब छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकती थी। जबकि उसने परी को साथ लेकर जाने के लिए जब बोला तब उसके भाइयों ने कहा कि हम इसका खूब अच्छे से ख्याल रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इसको इधर ही रहने दीजिए। यूँ संगीता उनकी बातों में आकर अपनी भांजी को 1 साल पहले ही उनके पास छोड़कर गई, ये सोचते हुए कि आखिर 8 भाई है, उनमें से कोई तो उसका ख्याल रखेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आठों के आठों ही अपनी बहन के दुश्मन बन जाएंगे। परी को देख देख कर संगीता को जैसे चक्कर आ रहा था, क्योंकि परी जैसे जिंदा लाश की तरह खड़ी थी, जबकि वो बहुत हंसमुख लड़की थी। संगीता ने उस घर में का पानी तक का नहीं पिया था। वो परी से कहने लगी कि मेरी बेटी तू मेरे साथ चल, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकती। इतने में उसका बड़ा भांजा फिर से कहने लगा, खाला आप जज्बाती हो रही हो, आपको हकीकत मालूम ही कहाँ है। 2-3 दिन इसके साथ रहोगी तो फिर आपको सब पता चल जाएगा। संगीता ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। संगीता ने कुछ ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं इसी तरह जल्दबाजी में परी को साथ ले गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन लोगों ने परी के साथ किया क्या है। जब तक मुझे सही मामले के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं इसका हल कैसे कर पाऊंगी। फिर उस रात संगीता ने परी को अपने पास ही सुला लिया, जबकि उसकी सबसे छोटी बहू इस बात पर जिद कर रही थी कि परी को उसके कमरे में ही सोना चाहिए। वो इस कदर परी को कमरे में सोने पर जोर दे रही थी कि संगीता को उस पर गुस्सा आने लगा। असल में परी की सबसे छोटी भाभी की यहाँ 6 महीने की बेटी थी और उनका बड़ा बच्चा भी अभी छोटा ही था। इसी वजह से वो रात को परी को अपने पास सुलाती थी ताकि उसकी नींद खराब ना हो। रात की सारी ड्यूटी परी देती थी, उसको ही उनके बच्चों को देखना रहता था, लेकिन ये सब संगीता को मालूम नहीं था। संगीता ने परी को उसकी छोटी भाभी के पास उस रात सोने से मना कर दिया, जिस पर उसकी छोटी भाभी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। फिर अगले दिन सुबह ही जब संगीता की आंख खुली तो परी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। संगीता ने जल्दी से उठते हुए कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन परी कमरे में मौजूद ही नहीं थी। इतने में संगीता जल्दी से बाहर निकली तो उसने देखा कि परी बाहर चूल्हे पर सबके लिए नाश्ता बना रही थी। वो ना जाने बेचारी कब से जाग रही थी, क्योंकि 8 भाइयों और भाभियों और उनके बच्चों का नाश्ता वो तकरीबन बना ही चुकी थी। संगीता को ये सब देखकर और भी गुस्सा आने लगा। उसे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि परी ही सारे घर के काम ज़्यादातर करती है और चूल्हे और कपड़े धोने का काम तो वो खास तौर पर परी को ही करना होता है। संगीता खामोशी से सारा तमाशा देखती रही। उसने उस दिन किसी को कुछ भी नहीं कहा और ना ही टोका, क्योंकि वो सबका असली चेहरा अच्छे से देखना चाहती थी। अगर वो किसी को टोकती तो यकीनन सब होशियार हो जाते और अपना चेहरा सामने नहीं लेकर आते। संगीता को सबसे ज़्यादा जो बात खटक रही थी वो ये थी कि परी इस कदर काम जो करती है तो वो करती है, मगर वो खामोश क्यों रहती है। आखिर इन्होंने इसके साथ ऐसा भी क्या किया है। संगीता ने परी से सारे दिन में कई बार पूछा, लेकिन परी थी कि जैसे खामोशी का ताला लबों पर सजाए बैठी थी, जिसको वो खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर रात को संगीता परी को फिर से अपने पास सुलाने के लिए कहने लगी। कल रात संगीता खुद सफ़र की वजह से बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए उसकी आंख जल्दी लग गई, जबकि आज उसे अभी इतनी नींद नहीं आ रही थी। वो खामोशी से लेटकर पास पड़ी चारपाई पर परी को लेटने के लिए कहने लगी। परी भी अपनी हालत से मजबूर खामोशी से लेट गई। संगीता परी के सामने जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी।
वो सर्दियों की रात थी और संगीता ने अपने मुंह पर रजाई ले ली, क्योंकि वो रजाई में से चुपके से अपनी भांजी परी को देख रही थी। जबकि परी थी कि वो मुसलसल छत की तरफ देख रही थी। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थी। संगीता कुछ देर तक देखती रही और उसको देख देख कर उसे बहुत तरस आ रहा था। वो पिछले 2 घंटे से लगातार देख रही थी, लेकिन परी आंखें बंद नहीं कर रही थी। संगीता का जब सब्र जवाब दे गया तो उसने परी से कहा, बेटी तुम अब तक सोई क्यों नहीं? देखो मेरी तो आधी नींद पूरी हो गई। उनकी बात का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, मुसलसल छत को देखे जा रही थी। तब संगीता को शक हुआ कहीं परी को भूत का कोई असर तो नहीं हो गया। आखिर दिन भर का काम करके इंसान थक हार कर बिस्तर पर गिरते ही सो जाता है, जबकि परी तो मुसलसल छत को ही देखे जा रही थी और एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रही थी। संगीता भी काफ़ी देर तक परी की तरफ देखती रही, लेकिन परी एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। उसी बीच रात के 12 बज गए, लेकिन परी नहीं सोई थी। संगीता को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके दिमाग में अजीब अजीब सवाल आने लगे और घंटियां बजने लगी, जैसे कोई और आफत आने की निशानी हो। संगीता ने अपना सर पकड़ लिया और फिर से रोने लगी, ये कहते हुए, काश मैंने अपनी बहन को दिया हुआ वादा जल्दी पूरा कर ली होती। काश मैंने अपनी बहन को दिया हुआ वादा जल्दी से पूरा कर लिया होता। काश जो तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, मैं तभी आ जाती। कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। रात का 1 बज गया और संगीता की नींद से हालत बुरी होने लगी। उसकी आंखें खुद ही बंद होने लगी और उसकी आंख लग गई, लेकिन बेचैनी में इंसान कहाँ से ठीक से सो पाता है। तकरीबन संगीता 2 घंटे ही सो पाई होगी। अचानक से जब उसकी आंख खुली, उसने जल्दी से परी को देखा। वो वहीं उसी हालत में वैसे ही लेटी मुसलसल छत की तरफ देख रही थी। संगीता को तब पक्का यकीन हो गया, परी पर यकीनन किसी का साया है जो यूं सो नहीं रही है। फिर संगीता ने परी के पास बैठे हुए उससे कहा, बेटी कहीं दर्द हो रहा है क्या? लाओ मैं तुम्हारा जिस्म दबा देती हूँ। सारा दिन मेरी बच्ची घर का काम करती रहती है और तुम्हारी भाभियाँ बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। देखो तुम्हारे भाई कितने खुद गर्ज निकले, उनका तो सही में खून सफ़ेद हो गया है। तुम्हारे किसी भाई को तुम्हारी हालत पर तरस नहीं आया। फिर उस रात संगीता भी ठीक से सो नहीं पाई। इस वजह से वो परी के साथ ही सुबह बाहर निकल गई। संगीता नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो बाहर निकलते हुए उसने देखा कि परी की भाभी परी के हाथ में दवाई रख रही थी और उसे जल्दी से खाने के लिए कह रही थी। ये देखकर संगीता ने वॉशरूम में ही अपने कदम रोक लिए और सोचने लगी, ये परी को किस चीज़ की दवाई खिला रही है। वो पूछी भी तो किससे पूछती? सब के सब परी के दुश्मन थे और परी खुद अपनी दुश्मन बन चुकी थी। उस पर ना ही किसी दुख का असर हो रहा था और ना ही किसी खुशी का। जाने उन गुजरे हुए महीनों में उसके साथ ऐसा क्या किया था इन लोगों ने कि उससे उसकी दुनिया ही छीन ली थी। वो एक नौकरानी की हैसियत से इस घर में काम कर रही थी, बल्कि नौकरानी से भी बदतर थी, क्योंकि नौकरानी भी अपने जज्बात और एहसास का इजहार कर सकती है, मगर वो बेचारी तो वो भी नहीं कर पा रही थी। उस दिन दोपहर के टाइम उनके घर उनकी पड़ोसन आई। पड़ोसन संगीता को पहले से ही जानती थी, क्योंकि संगीता अपनी बहन के घर गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आकर रहती थी। तब उसकी मुलाकात उस पड़ोसन से हुई। वो पड़ोसन संगीता को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुमने इस बार चक्कर लगाने में बहुत देर कर दी। संगीता उसे कहने लगी, हाँ बस जिम्मेदारियाँ थी, तुम तो जानती ही हो घर से कहाँ निकला जाता है और एक सफ़र भी बहुत ज़्यादा है, अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं। फिर पड़ोसन कुछ देर वहाँ बैठी और जाते हुए संगीता को कहने लगी, आज हमारे घर ज़रूर आना, मुझे तुमसे कोई काम है। ये बात उसने निहायत ही राजदारी और आहिस्ता से संगीता करीब होकर कही थी। संगीता उसका यूं बात करने के अंदाज से समझ गई कि ज़रूर परी के बारे में ही कुछ बताना चाहती है। यूं संगीता को भी एक उम्मीद मिली कि वो परी की हालत के बारे में पड़ोसन से कोई सुराग लगा सकती है। इसलिए वो शाम को ही पड़ोसन के घर चली गई बिना किसी को कुछ बताए। अगर वो घर में किसी को कुछ बताती तो हो सकता है कि उसकी कोई भी बहू उसके साथ आ जाती, फिर पड़ोसन उसके सामने बता नहीं पाती। पड़ोसन के घर में दाखिल होते ही संगीता ने पड़ोसन से थोड़ी बहुत बातचीत की। फिर वो परी की हालत के बारे में उनसे पूछने लगी तो उसकी
पड़ोसन जैसे उसी बात के इंतज़ार में थी। वो कहने लगी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हें अपनी भांजी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी कि तुम्हारे भांजे और बहू कैसी है, जो तुम्हारी बहन को ये कुछ नहीं समझते थे। हालांकि वो तो उनकी बड़ी थी और सास भी थी, वो अपनी छोटी ननद को क्या समझते। और फिर बेचारी उनके हत्थे चढ़ गई। क्या क्या जुल्म नहीं देखा है इन आँखों ने। ये कहते हुए पड़ोसन की आंखें नम हो गई। कितनी प्यारी बच्ची थी जो इन जालिमों ने इस पर जुल्म करते हुए ये भी नहीं सोचा कि ऊपर वाले की पकड़ बहुत बड़ी है और कोई भी जालिम उससे दूर नहीं भाग सकता। फिर पड़ोसन ने बताना शुरू किया, शुरू में तो इन लोगों ने दिखावे की मोहब्बत जताई, लेकिन तुम्हारी बहन के मरने के कुछ महीने बाद ही ये फिर वही अपनी आदतों से मजबूर होकर अपना असली रूप दिखाने लगे। एक भाभी का अगर काम करना होता तो दूसरी भाभी भी ज़िद में आकर परी को काम करने को कह देती। घर के सारे काम ये ज़िद में आकर इससे करवाने लगे और वो बेचारी इनकार भी नहीं कर पाती थी। अगर वो एक को इनकार करती तो दूसरी उस पर चिढ़ जाती। अगर ये बेचारी काम से तंग आकर कभी उन्हें जवाब भी दे देती तो वो इतने आगे बढ़ चुकी थी कि परी पर हाथ उठाने लगी। और उसके भाई निकम्मे तो सारे के सारे एक जैसे निकले। एक दो बार तो मैंने परी को उनकी मार से छुड़वाने की कोशिश की, तब वो मुझसे भी बदतमीज़ी करने लगी। फिर उस दिन के बाद मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे, मम्मी इन लोगों की किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, आप उनके घर जाकर दखल अंदाज़ी मत दिया करो। मगर मुझे इस बच्ची का दुख नहीं देखा जाता था। फिर मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं था, वरना मैं तुम्हें कब का पूरा सच बता दी होती। फिर अक्सर उसके रोने की आवाज़ आती थी। मुझे वो आवाज़ सुनकर बहुत दुख होता था। फिर मैंने सुना कि परी को ये किसी साइकोलॉजी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि परी रोती रहती थी। मुझे तो ये शक है कि वो रोती तो उनके जुल्म की वजह से थी, मगर उन्होंने ये बहाना बनाया कि परी ने अपनी माँ का दुख अपने जहन और दिमाग पर इस कदर ले लिया है कि वो बात बात पर रोती है और उसके रोने की वजह से बच्चे डर जाते हैं। इसीलिए उन्होंने उसको दवाई लेकर दी है। जब से परी को दवाई खिलानी शुरू की है, परी यूं ही खामोश हो गई है, किसी से कोई बात नहीं करती। जब मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली तो मैंने सोचा मैं तुम्हें किसी बहाने से अपने घर लाकर सारी बात बताऊंगी, वरना यकीन करो उनके घर में कदम रखने को तो दिल ही नहीं चाहता। इतने बेदर्द जालिम भाई और भाभियाँ निकली कि मैंने सोचा भी नहीं था। सारा गांव उन पर थू थू करता है, मगर वो है कि उनको इस बात की ज़रा शर्मिंदगी नहीं और ना ही कोई एहसास है। संगीता खामोशी से पड़ोसन की सारी बात सुनती रही और फिर उससे कहने लगी, क्या तुम्हें मालूम है कि वो किस साइकोलॉजी डॉक्टर के पास परी को लेकर जाते थे? इतने में वो पड़ोसन बोली, हाँ, लोगों से सुना है कि यहीं पास में जो छोटा सा शहर है वहाँ पर कोई साइकोलॉजी डॉक्टर हर संडे के दिन आता है, उसी के पास ये परी को लेकर जाते थे। तुम तो जानती हो कि हमारा गांव बड़े शहर से बहुत दूर है, इस वजह से ज़्यादातर लोग इस छोटे शहर से ही अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। यहाँ तक कि कोई दवाई भी लेनी हो तो उसी तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद संगीता ने पड़ोसन से कहा कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता ना होते हुए भी तुमने इंसानियत का रिश्ता निभाया। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। ये कहकर संगीता उससे इजाज़त ली कि मैं चलती हूँ और परी के घर वापस लौट आई। घर में आते ही उसने किसी से कुछ भी जाहिर नहीं किया, जबकि उसकी बहू लोग उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। संगीता कहाँ गई थी और कहाँ से आई है, लेकिन किसी ने भी संगीता के डर की वजह से पूछने की ज़रूरत नहीं की थी। फिर संगीता सारी रात सोचती रही कि वो करे भी तो क्या करे। परी की हालत बेहतर होगी तो वो कहीं उसकी शादी कर पाएगी। इत्तेफाक से अगला दिन संडे का ही था। फिर सुबह होते ही उसने परी को तैयार होने को कहा और उसको अपने साथ ले गई। जब घर से निकलने लगी तो उस वक्त उसकी भाभियों ने बहुत कहा कि उनमें से कोई एक उनके साथ जाएगी, मगर संगीता ने उन्हें खबरदार करते हुए कहा कि ये मेरी भांजी नहीं, मेरी बेटी है और ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोगों को जो करना था वो कर दिया, अब और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए संगीता उसे शहर ले गई और उस डॉक्टर के पास जाकर सारी दवाई का पूछने लगी। डॉक्टर ने फिर सारी बात बताई कि उन लोगों ने कहा था कि ये बहुत रोती है
और इसकी मम्मी भी मर चुकी है। हमें डर है कि ये कहीं पागल ना हो जाए, इसलिए आप इसके लिए कोई भी दवा दे दो। और ये सारा दिन सोती रहती है, हमें ये भी डर है कि कहीं ये अपनी हालत ना ख़राब कर ले, इसीलिए मैंने ऐसी दवाई दी जिससे ये ज़्यादा देर सो ना पाए। ये सुनते ही संगीता उस डॉक्टर से कहने लगी, आप जानते नहीं कि आप जाने अनजाने में उनके गुनाह में शामिल हो चुके हो। ये बेचारी तो रात भर सो नहीं पाती और सारा दिन उनके जुल्म सितम सहते हुए काम करती रहती है। डॉक्टर ने जब संगीता की बात सुनी तो वो हैरान रह गए कि कोई भाई ऐसा भी कर सकते हैं, और फिर 8 के 8 भाई। डॉक्टर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं इस सारे मामले से अनजान था। जाहिर सी बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ, साइकोलॉजी डॉक्टर हूँ। जो मुझे बताया जाएगा मैं तो वही करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये कि परी भी तो कुछ नहीं बोलती थी। मुझे लगा कि सच में वो जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, क्योंकि मेरे कई सवाल करने के बावजूद परी ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर डॉक्टर ने परी से बात करते हुए बोले, बेटा, इतना भी खामोश रहना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी ज़्यादा खामोशी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, और तुम्हें खुद से हिम्मत करना होगा। अब दवाई एकदम से अगर तुम्हारी छूट गई तो इससे और ज़्यादा तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। इतने में संगीता ने कहा, मैं तो बहुत दूर से आई हूँ और इसको अब अपने साथ लेकर जाऊँगी। फिर डॉक्टर ने संगीता को अपने पास मौजूद परी की फ़ाइल दिखाई और उनसे कहा कि इसकी दवाई मैं कुछ कम कर देता हूँ, लेकिन आप इसे एकदम से दवाई मत छुड़वाइएगा। वहाँ से किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी दवाई 2-3 महीने तक चालू रखिएगा। आप उनको ये फ़ाइल दिखा दोगी तो वो समझ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद संगीता बिना किसी को कुछ कहे परी को वहाँ से ले गई, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि अगर वो इस घर में कुछ कहती भी तो किसी पर कोई असर नहीं होने वाला था, बल्कि अगर कुछ बोलती तो शायद उसको फिर से अपनी भांजी को उनके हाथों में सौंपना पड़ता। इसी वजह से उसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए परी को साथ लिया और अपने घर ले गई। परी अपनी संगीता खाला के घर में जाने के 1 हफ्ते बाद ही उसकी हालत कुछ बेहतर होने लगी, और यहाँ तक कि उसने फिर से बोलना भी शुरू कर दिया और शायद जीना भी। परी ने फिर अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह उसकी भाभियाँ और भाई मिलकर उस पर जुल्म करते रहे। बात करना वो इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उससे कोई बात ही नहीं करता था, सिर्फ उस पर हुक्म चलाया जाता था। हर कोई उसे हुक्म ही देना जानता था, इसीलिए वो बात करना ही भूल गई। दवाइयों का इस कदर असर था कि वो एक मशीन बनती गई। कुछ महीने उसकी खाला उसे दवाई देती रही और फिर उसी बीच ही उसका एक बहुत अच्छे जगह से रिश्ता तय हो गया। यूँ परी की शादी हो गई और वो फिर से ज़िंदगी जीने लगी। आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।